नई फौज तैयार कर रहा है मुनीर। तख्ता पलट की प्लानिंग में लगे मुनीर को नया झटका, इमरान खान ने गेम पलटना शुरू कर दिया क्या? अब इसका चैप्टर बताता हूं। असीम मुनीर पाकिस्तान में तख्ता पलट करके खुद राष्ट्रपति बनने के लिए एकदम बेचैन हो रखा है और इसके लिए ऐसे ऐसे कांड कर रहा है जिससे पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। असीम मुनीर अब पाकिस्तान में नई फौज तैयार कर रहा है। यह नई फौज असीम मुनीर के दुश्मनों को कंट्रोल करेगी। असीम मुनीर जब राष्ट्रपति बन जाएगा तो उसकी सत्ता की सुरक्षा करेगी, वही सत्ता की सुरक्षा करेगा। यह बताया आखिर मुनीर को कौन से खतरे का डर सता रहा है, किससे बचने के लिए वो नई फौज बना रहा है? क्या इसके पीछे इमरान खान का डर है जिन्होंने मुनीर की तख्ता पलट वाली प्लानिंग का पलीता लगाने का फैसला कर लिया है? आज आपको यह सब बताऊंगा। आपको यह भी बताऊंगा कि राष्ट्रपति बनने के बाद मुनीर कैसे अपनी नई फौज से पाकिस्तान में तानाशाही चलाएगा और पाकिस्तान में तख्ता पलट को लेकर ऐसा खुलासा भी करेंगे जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। तख्ता पलट करने से पहले असीम मुनीर पाकिस्तान में अपने लिए पूरा माहौल तैयार कर रहा है और इसके लिए असीम मुनीर ने अपनी एक अलग फोर्स का इंतजाम कर लिया है। पाकिस्तान में एक नई पैरा मिलिट्री फोर्स का गठन कर दिया गया है। यह नई फोर्स पहले से मौजूद फ्रंटियर कॉर्प्स के काम को अपग्रेड करके बनाई गई है। इसके लिए फ्रंटियर कॉर्प्स का नाम बदलकर नेशनल पैरा मिलिट्री फोर्स कर दिया गया है और इसमें एक नई विंग जोड़ दी गई है जिसका नाम है फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी, उसका नाम है। पाकिस्तान में नई पैरा मिलिट्री फोर्स ऐसे वक्त पर बनाई जा रही है जब पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालत है। एक तरफ टीटीपी और बलूच विद्रोहियों ने फौज और सरकार की नाक में दम कर रखा है। बलूच पाकिस्तानी फौजियों को मौत के घाट उतार रहे हैं और दूसरी तरफ इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने मुनीर और शहबाज के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जेल में बंद इमरान खान की कॉल पर 5 अगस्त से पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन शुरू होंगे। पीटीआई के नेता दावा कर रहे हैं कि यह विरोध प्रदर्शन तब तक जारी रहेंगे जब तक इमरान खान को जेल से रिहा नहीं कर दिया जाता। मुनीर जानता है कि अगर इमरान खान की एंट्री हो गई तो बना बनाया गेम पलट जाएगा। मुनीर को तनाव हो रहा है कि अगर पीटीआई के विरोध प्रदर्शन को कंट्रोल नहीं किया गया तो उसके राष्ट्रपति बनने की राह मुश्किल हो जाएगी। पिछले साल नवंबर में पीटीआई ने जब इस्लामाबाद पर धावा बोल दिया था तो पाकिस्तानी फौज के पसीने छूट गए। पीटीआई समर्थकों को कंट्रोल करने में पाकिस्तानी फौज नाकाम रही थी और बौखलाहट में प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चला रही थी, जिससे इमरान खान के पक्ष में और माहौल बन गया था। और इस बार तो इमरान खान के दोनों बेटे भी लंदन से पाकिस्तान आ रहे हैं जो अपने पिता को जेल से रिहा करवाने वाले प्रदर्शनों को लीड करने वाले हैं। अब पीटीआई का आरोप है कि पीटीआई और इमरान खान को रोकने के लिए मुनीर ने नई फौज बनाई है। पीटीआई का दावा है कि नए फोर्स के जरिए पाकिस्तान में विपक्ष की आवाज को कुचलने की तैयारी हो रही है। नई फोर्स के जरिए मुनीर और शहबाज इमरान खान की रिहाई की आवाज को दबा देना चाहते हैं। नई फोर्स के जरिए पीटीआई के विरोध प्रदर्शन को रोकने की कोशिशें हो रही। पीटीआई का यह भी आरोप है कि असीम मुनीर जेल में इमरान खान की हत्या करवा सकता है। यानी इमरान खान की बहन कह रही हैं कि इमरान खान से जब वो मिली तो उन्होंने कहा कि मुझे जेल में मार देगा मुनीर। असीम मुनीर को पता है कि अगर उसे राष्ट्रपति बनना है तो इमरान खान को रोकना ही होगा, पीटीआई की आवाज को दबाना होगा। लेकिन नई फोर्स बनाने के पीछे मुनीर का मकसद सिर्फ इमरान खान की आवाज को दबाना भर नहीं है। नई फोर्स के जरिए मुनीर पूरे पाकिस्तान में लोकतंत्र का गला घोटने की तैयारी कर चुका है। आप इसे ऐसे समझिए कि पाकिस्तान की पैरा मिलिट्री फोर्स फ्रंटियर कॉर्प्स सिर्फ बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में कानून व्यवस्था संभालती थी। अब नई नेशनल पैरामिलिट्री फोर्स पूरे पाकिस्तान में दंगों और सरकार सेना विरोधी प्रदर्शनों को कंट्रोल करेगी। फ्रंटियर कॉर्प्स के सैनिक अफगानिस्तान और ईरान बॉर्डर पर तैनात होते थे, लेकिन अब नेशनल पैरामिलिट्री फोर्स पाकिस्तान के हर प्रांत में तैनात होगी। पाकिस्तान में इस नई फोर्स को असीम मुनीर के शैतानी दिमाग की उपज बताया जा रहा है, जिसके जरिए वो पाकिस्तान में तानाशाही की जमीन तैयार कर रहा है। पाकिस्तान में हर कोई कह रहा है कि असीम मुनीर अब राष्ट्रपति बनकर ही मानेगा और इसके लिए वो कुछ भी करने की इस लिमिट पर आ गया है। लेकिन अब पाकिस्तानी पत्रकार हामिद मीर ने तख्ता पलट को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। हामिद मीर का दावा है कि जरदारी की जगह मुनीर को राष्ट्रपति बनाने के लिए संवैधानिक संशोधन की जो चर्चा हो रही है उसके पीछे इजरायली जासूसी एजेंसी मोसाद का हाथ है। हामिद मीर ने दावा किया है कि 12 दिनों के युद्ध में ईरान को पाकिस्तान के साफ समर्थन से इजरायल बेहद नाराज है। मीर ने दावा किया कि राष्ट्रपति जरदारी चीन की मदद से इजरायल और ईरान के बीच सुलह कराने की कोशिश कर रहे थे, जिसके चलते मोसाद ने उनके खिलाफ साजिश रची। मीर ने तो यह भी दावा किया है कि मोसाद इस्लामाबाद में सत्ता की त्रिमूर्ति यानी मुनीर, शहबाज और जरदारी में से एक की हत्या की योजना बना रही है। मीर का दावा है कि उनके पास अपने दावों को साबित करने के लिए खुफिया जानकारी है। यानी हामिद मीर का कहना है कि ये मुनीर जो है वो ईरान और इजरायल के बीच जो है वो सुलह करा रहा था। यह वहां बैठ के ट्रंप के साथ जो है वो बिरयानी पाड़ रहा था, ऑर्डर ले रहा था ट्रंप का
उसी ट्रंप का जो कि वहां ईरान में जाके जो है वो बम गिराए और कह रहे हैं कि ये दोस्ती करा रहे थे। हामिद मीर ने भले ही नाम का खुलासा नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान में चर्चा यह भी है कि असीम मुनीर को डर सता रहा है कि कहीं मोसाद उसकी हत्या न करवा दे। कहा तो यह भी जा रहा है कि मुनीर ने अपनी जो नई फौज तैयार की है वही उसकी जान की रक्षा भी करेगी और इसीलिए उसको बनाया ही है कि मुझे मोसाद से बचाओ। तो पाकिस्तान का क्या है, वहां तो यही सब तमाशा नौटंकी चलती रहती है, आपको बता रहा था। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। आभार प्रकट करते हैं और उनको धन्यवाद करते हैं। ये जो इमोशंस हैं इन्हें शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, क्योंकि दिल तो सबका धक धक कर रहा था भाई। सोचिए माता पिता पे क्या ही बीत रही होगी जब तक शुभांशु धरती पर सुरक्षित नहीं आ गए, जब तक शुभांशु की पहली तस्वीर नहीं दिख गई। भाई हर कोई ही बेचैन था, और यह बेचैनी इसलिए थी क्योंकि भारत ने ऐसे ही एक मिशन में अपनी बेटी कल्पना चावला को खो दिया था। कल्पना चावला का नाम बहुत लोग जानते होंगे, यह 2003 की बात है। कल्पना चावला भी स्पेस मिशन से वापस धरती पर लौट रही थी, लेकिन जैसे ही धरती के वायुमंडल में उनका स्पेसक्राफ्ट आया वैसे ही उसका एक हिस्सा टूट गया, जिससे छेद हो गया और फिर ऐसा हादसा हो गया जिसमें आग के गोले की तरह उनका स्पेसक्राफ्ट धरती पर गिर गया। ऐसे स्पेस मिशन में अक्सर धरती पर लौटते समय बहुत रिस्क होता है, और यह सब बताने का मतलब यह है कि लोगों के मन में यह सब भी चल रहा था क्योंकि रिस्क बहुत बड़ा होता है। शुभांशु शुक्ला की मां को सुनिए, वो किस तरह से शुभांशु की वापसी के आखिरी पलों में बहुत बेचैन थी, खुद बता रही हैं। शुभांशु लैंड कर रहे थे उस वक्त आप काफी मन में उस समय थोड़ा सा डर लगा था, क्योंकि सुनते यही थे कि आखिरी टाइम में ही गड़बड़ होता जो होता है। तो सबको भाई, किसी को कल्पना चावला की याद आ रही थी, कोई पुराने हादसे की याद आ रही थी, हो जाता है, डर लगता है, क्योंकि अंतरिक्ष में जाने से ज्यादा बड़ा चैलेंज होता है धरती पे लौटना। ये कोई बस ट्रेन फ्लाइट नहीं होती कि ट्रेन बस फ्लाइट में बैठे और एक जगह से दूसरी जगह उतर गए। ये स्पेस का मामला है और इसमें कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। अंतरिक्ष से धरती पर वापस लौटना कितना बड़ा चैलेंज होता है यह आपको समझाता हूं थोड़ा। स्पेस से पृथ्वी के वायुमंडल में एंट्री के दौरान एक वक्त ऐसा भी आया जब शुभांशु शुक्ला और उनके साथी एस्ट्रोनॉट्स को लेकर आ रहा ड्रैगन कैप्सूल आग के गोले में बदल गया। इस दौरान स्पेसक्राफ्ट का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाने की वजह से इसका कुछ मिनटों के लिए धरती में मौजूद कंट्रोल रूम से कम्युनिकेशन भी पूरी तरह टूट जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भी कोई स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में एंट्री करता है तो उसकी रफ्तार करीब 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। इस रफ्तार से जब स्पेसक्राफ्ट गुजरता है तो वो वायुमंडल से रगड़ खाने की वजह से उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इस प्रोसेस में आज ड्रैगन कैप्सूल का टेम्परेचर भी 1650 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। इतने अधिक टेम्परेचर की वजह से स्पेसक्राफ्ट के चारों तरफ एक प्लाज्मा कवर बन जाता है जो रेडियो तरंगों को रोक देता है, जिसकी वजह से करीब 7 से 10 मिनट तक स्पेसक्राफ्ट कम्युनिकेशन ब्लैकआउट रहता है, मतलब कोई कम्युनिकेशन ही नहीं हो रहा है। अब आप सोचिए वो 10 मिनट कितनी धकधकी होगी दिल में कि बाप रे बाप आ रहा है, इतना टेम्परेचर बढ़ा हुआ होगा, स्पेसक्राफ्ट ठीक होगा नहीं होगा, कुछ पता नहीं चल रहा है 7-10 मिनट। यानी स्पेसक्राफ्ट पर धरती से किसी तरह का कंट्रोल ही नहीं हो सकता उस समय। इस स्टेज को पार करने के बाद स्पेसक्राफ्ट की रफ्तार को कम करने के लिए स्टेबलाइजिंग पैराशूट्स को खोला जाता है। यह प्रोसेस धरती से करीब 6 किलोमीटर की ऊंचाई पर शुरू होता है। पैराशूट्स की मदद से स्पेसक्राफ्ट की रफ्तार 24 किलोमीटर प्रति घंटा तक आ जाती है। आप सोचिए कहां 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो इंटर करता है और लास्ट में 24 किलोमीटर प्रति घंटे तक इसकी रफ्तार आती है। और इसी रफ्तार पर आज भी स्पेसक्राफ्ट ने कैलिफोर्निया के पास समंदर में सफल स्प्लैश डाउन किया। आप यह भी देखिए कि शुभांशु जिस एक्सियम मिशन 4 के सदस्य थे, उस मिशन को अंतरिक्ष में जाने में भी देरी हुई थी, वापसी में भी देरी हुई है। कई प्रयासों के बाद 25 जून को शुभांशु अंतरिक्ष के लिए रवाना हो पाए थे और वापसी 15 जुलाई को हुई है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से वापसी के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है अनडॉकिंग। आपस में जुड़े दो अंतरिक्षयान एक दूसरे से अलग होते हैं, तो इस प्रक्रिया को अनडॉकिंग कहते हैं। अनडॉकिंग की प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी की जाती है। सबसे पहले रिलीज की प्रक्रिया शुरू होती है। इसमें सारे यात्री ड्रैगन कैप्सूल में बैठ जाते हैं कि भैया बैठ जाओ, अब अलग होने वाला है मामला, तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। इसके बाद अलग होने की प्रक्रिया शुरू होती है। स्पेसक्राफ्ट का थ्रस्टर फायर उसे दूसरे स्पेसक्राफ्ट से अलग करना शुरू करता है, क्योंकि दोनों इस तरह से डॉक्ड रहते हैं। तो अनडॉकिंग की प्रक्रिया शुरू होती है, अलग होना शुरू होते हैं। इस तरह दोनों स्पेसक्राफ्ट एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और सुरक्षित दूरी बना लेते हैं जिससे आपस में न टकरा जाए।
अनडॉकिंग की प्रक्रिया में इतना प्रेशर होता है कि छोटी सी भी गलती से स्पेसक्राफ्ट फट सकता है। स्पेस में ग्रेविटी तो होती नहीं, इसलिए अलग होने के बाद स्पेसक्राफ्ट की पोजीशन मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो तो लहरा रहा है हवा में। अनडॉकिंग के बाद ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट यात्रियों को धरती की तरफ लेकर रवाना हो जाता है, जैसा कि इस केस में भी हुआ। शुभांशु शुक्ला और उनके साथी एस्ट्रोनॉट्स के लिए सिर्फ स्पेस से सुरक्षित लौटना ही इकलौती चुनौती नहीं थी। कई दिनों से स्पेस में जीरो ग्रेविटी में रहना, भाई इसकी वजह से एस्ट्रोनॉट्स के शरीर में कई तरह के बदलाव आ जाते हैं, क्योंकि भाई यहां तो आपको ग्रेविटी खींचे हुई है, आप खड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं। वहां ग्रेविटी है ही नहीं, आप लहरा रहे हैं जैसे आपका कोई झंडा लहराता है उस तरह से। स्पेस से लौटने के बाद उनके सामने इन बदलावों से उबरने की चुनौती भी होती है, जिसके लिए लंबे समय तक स्पेस में रहने के बाद पृथ्वी पर लौटने वाले एस्ट्रोनॉट्स के लिए एक प्रोटोकॉल बनाया गया है कि आप आइएगा तो ये सब होगा, उसके बाद आप जो है वो माना जाएगा कि नॉर्मल हो चुके हैं। इस प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी होता है। इसकी वजह यह है कि स्पेस में रहने के दौरान एस्ट्रोनॉट्स के शरीर में कई तरह के अस्थायी बदलाव होते हैं। भाई बोन डेंसिटी तक चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से वो तुरंत चल नहीं पाते। आपने देखा ना, शुभांशु को 4 लोग उठा रहे थे, ऐसा थोड़ी है कि वो खड़े नहीं हो सकते पैर पे। लेकिन स्पेस में रहने की वजह से, चूंकि इतना 18 दिन से चले ही नहीं है, तो एकदम से खड़े होने में दिक्कत होती है। स्पेस में ग्रेविटेशनल फोर्स का असर नहीं होता, ये वो फोर्स है जिसकी मदद से पृथ्वी किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचती है। आपने तस्वीरों में भी देखा होगा किस तरह स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स हवा में उड़ते हुए नजर आते हैं। ऐसे में एस्ट्रोनॉट्स का दिमाग भारहीनता के मुताबिक ढल जाता है। आपके दिमाग को लगने लगता है कि भाई हम तो हवा में लहराने के लिए ही बने हैं, वो चलने में क्या होता है वो भूल जाता है एक तरीके का, मतलब टेम्पररी। हमारे कान के अंदर के हिस्से में एक संवेदनशील वेस्टिबुलर सिस्टम होता है जो संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी होता है। स्पेस में भारहीनता की वजह से यह सिस्टम कुछ इनपुट को अनदेखा करने का आदी हो जाता है। इसलिए जब एस्ट्रोनॉट धरती पर लौटते हैं और ग्रेविटेशनल फोर्स फिर से अनुभव